हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करवाते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर से मैं 8 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसका 8 क्लास ले चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज 9वें क्लास का इसका एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे और यह आज का अंतिम होगा। मतलब कि समझिए कि पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। 9 क्लास में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। 8 करवा चुके हैं और आज 9वां टॉपिक डिस्कशन करवाएंगे। तो यह एनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर 2 से 3 बार एग्जाम में जाने से पहले देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें लगभग 1000 प्रश्न है, तो 890 तक मैं कवर कर चुकी हूँ। और आज का पहला प्रश्न है, एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट दवाई है। एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट दवाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इमिप्रामाइन जो है यह एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट दवाई है। तो जैसे से मैं प्रश्न का आंसर दे रही हूँ वैसे वैसे आपको कमेंट में भी उसका उत्तर देना है और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपको कितना इसमें इस वीडियो में कितना सही आप कर पाए हैं, उसे ज़रूर बताइए, ताकि इससे आपका पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल विकार है। एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल विकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैनिया जो है यह एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगला देखेंगे, कौन सी उम्र में एंटीसाइकोटिन दवा निषेध है। कौन सी उम्र में एंटीसाइकोटिन दवा निषेध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष में। अगला देखेंगे, एक सेंट्रल नर्वस प्रणाली का भाग है। कौन सा है इसमें सेंट्रल नर्वस प्रणाली का भाग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। अगला देखेंगे, नियोलॉजिज्म इज ए मेकिंग ऑफ। नियोलॉजिज्म का बनाना है, क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नए अनजाने शब्द। नियोलॉजिज्म नए अनजाने शब्द का बनाना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पैक्निक। पैक्निक प्रकार के व्यक्तित्व के लक्षण हैं। पैक्निक प्रकार के व्यक्तित्व का लक्षण क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओ, ऑप्शन नंबर ए, गोल मटोल, अत्यधिक सामाजिक, आसानी से दोस्त बनाने की क्षमता रखना। तो यह पैक्निक प्रकार के व्यक्तित्व के लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, एस्थेनिक। एस्थेनिक प्रकार के व्यक्तित्व का लक्षण क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतला होगा, लंबा शरीर होगा और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसका होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो एस्थेनिक प्रकार के व्यक्तित्व हैं उनका लक्षण है पतला एवं लंबा शरीर और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अगला देखेंगे, एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व के लक्षण हैं। एथलेटिक प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं उनका लक्षण कैसा होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजबूत काठी वाला शरीर होगा, अत्यधिक एक्टिव होगा, सफलता के प्रति जागरूक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, हेलुसिनेशन किस प्रकार का डिसऑर्डर है। हेलुसिनेशन किस प्रकार का डिसऑर्डर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परसेप्शन संबंधी। आगे का प्रश्न देखेंगे, इल्यूजन किस प्रकार का डिसऑर्डर है। इल्यूजन किस प्रकार का डिसऑर्डर है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परसेप्शन संबंधी। हेलुसिनेशन और इल्यूजन सब परसेप्शन संबंधी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, व्यक्तित्व का प्रकार। व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में इलेशन एवं डिप्रेशन एकांतर रूप से उपस्थित होते हैं कहलाता है।
तो क्या कहलाता है? साइक्लोथैमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कॉन्शियसनेस संबंधी डिसऑर्डर नहीं है? निम्न में से कौन सा कॉन्शियसनेस संबंधी डिसऑर्डर नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलुसिनेशन। अगला है मोटर एक्टिविटी संबंधी डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति एक स्थिर पोजीशन प्राप्त कर लेता है तथा काफी देर तक उसी में बना रहता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अगला प्रश्न हो जाएगा, सीजोफ्रेनिया के इलाज में निम्न में से कौन से समूह की दवाइयाँ प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। सीजोफ्रेनिया के इलाज में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दवाइयाँ प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हेलुसिनेशन है, हेलुसिनेशन क्या है? तो मानसिक रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मैनिया का लक्षण नहीं है? मैनिया का लक्षण कौन सा नहीं है? तो साइकोमोटर गतिविधियां कम हो जाती है, मनोज्ञात्मक गतिविधियां कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैनिया के इलाज में प्रयोग में ली जाने वाली ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मैनिया के इलाज में प्रयोग में ली जाने वाली ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। आगे का प्रश्न देखेंगे, किसी उद्दीपन की अनुपस्थिति में भी मरीज को उद्दीपन का आभास होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलुसिनेशन कहलाता है। अगला है, अंधेरे में रस्सी को सांप समझना किस मानसिक लक्षण में पाया जाता है? अंधेरे में रस्सी को सांप समझना किस मानसिक का लक्षण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्यूजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिप्रेशन का लक्षण है? निम्न में से कौन सा डिप्रेशन का लक्षण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। अधिक बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, व्यक्ति का अत्यधिक सामाजिक हो जाना, यह कोई भी लक्षण नहीं है जो कि डिप्रेशन से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसिक रोग जिसमें एक ही व्यक्ति में अलग अलग समय पर कभी मैनिया के लक्षण पाए जाते हैं तो कभी डिप्रेशन के लक्षण पाए जाते हैं, तो रोग का नाम क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। मानसिक रोग जो है, जो इसमें एक ही व्यक्ति में अलग अलग समय पर कभी मैनिया के लक्षण पाए जाते हैं कभी डिप्रेशन के, तो उस रोग का नाम है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा न्यूरोटिक रोग नहीं है? कौन सा न्यूरोटिक रोग नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एमडीपी। अगला देखेंगे, इंसोम्निया का अर्थ होता है, इंसोम्निया का अर्थ क्या होगा? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नींद की कमी। टर्म हाइपरसोम्निया का मीनिंग क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक मात्रा में सोना हाइपरसोम्निया का मीनिंग है। आगे का प्रश्न देखेंगे, सोमनाबुलिज्म, सोमनाबुलिज्म का अर्थ क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नींद में चलना। सोमनाबुलिज्म का अर्थ है नींद में चलना। अगला प्रश्न हो जाएगा, अपने आप को असहाय, निराश एवं बेकार समझना किस मानसिक रोग के लक्षण है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्रेशन। अगला है, निम्न में से कौन सा साइकोटिक रोग है? साइकोटिक रोग कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीजोफ्रेनिया। अगला हो जाएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा मुख्य रूप से किस एज ग्रुप में पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडोलिसेंस महिलाओं में एनोरेक्सिया नर्वोसा पाया जाता है।
अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्लीप डिसऑर्डर नहीं है। निम्न में से कौन सा स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमनेसिया। अगला है, निम्न में से कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेलीरियम जो है यह ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। निम्न में से कौन सा रोग केवल महिलाओं में पाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोस्टपार्टम साइकोसिस जो है यह केवल महिलाओं में पाया जाता है। पोस्टपार्टम साइकोसिस का अर्थ क्या है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाला पागलपन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे पहुंच सके। अगला हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन का कारण क्या है। मेंटल रिटार्डेशन का कारण है तो क्या होगा, डाउन सिंड्रोम, माइक्रोसिफेली, बर्थ इंजरी, तीनों मेंटल रिटार्डेशन का कारण है, तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हेलुसिनेशन को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। हेलुसिनेशन को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किसी उद्दीपन की अनुपस्थिति में भी मरीज को उद्दीपन का आभास होना। हेलुसिनेशन का किस प्रकार परिभाषित करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी उद्दीपन की अनुपस्थिति में मरीज को उद्दीपन का आभास होना। अगला देखेंगे, फोबिया होता है। फोबिया क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी विशेष उद्दीपन या स्थिति से बिना वजह का डर, वह फोबिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, थाउट डिसऑर्डर डेल्यूशन का अर्थ क्या होगा। थाउट डिसऑर्डर डेल्यूशन का अर्थ क्या होगा, तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मरीज में पाए जाने वाला ऐसा झूठा एवं अस्थायी विश्वास जो कि उस मरीज की बुद्धिमानी के स्तर के अनुसार नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा वाणी संबंधी डिसऑर्डर है। स्पीच संबंधी डिसऑर्डर कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टरिंग, स्टटरिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, एक असामान्य अनैच्छिक गति जो कि अचानक एवं बार बार घटित होती है क्या कहलाती है। एक असामान्य अनैच्छिक गति जो कि अचानक एवं बार बार घटित होती है क्या कहलाती है, टिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 साल की उम्र के बाद भी अनुपयुक्त स्थान पर मूत्र त्याग करना क्या कहलाता है। एन्यूरेसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 साल की उम्र के बाद भी, बार बार सेम प्रश्न इसमें रिपीट कर दिया है। 5 साल की उम्र के बाद भी बार बार अनुपयुक्त स्थान पर मल त्याग करना एन्यूरेसिस कहलाता है। तो ये आपको पता ही है, इसके पहले यही बताए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों में पाए जाने वाला आदत संबंधी रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा बच्चों में पाए जाने वाला आदत संबंधी रोग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटल रिटार्डेशन जो है यह बच्चों में पाया जाने वाला रोग नहीं है। अगला है, एक मरीज को लगाई जाने वाली ईसीटी का समय क्या होता है। एक मरीज को लगाई जाने वाली ईसीटी का समय क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1 से 1 सेकेंड। अगला देखेंगे, साइकोथेरेपी का एम क्या होता है। साइकोथेरेपी का उद्देश्य क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मरीज में पाए जाने वाले असामान्य लक्षणों, मरीज के असामान्य व्यवहार को सामान्य करने के लिए प्रयास करना, सकारात्मक वृद्धि को बढ़ावा देना, यह सभी साइकोथेरेपी का उद्देश्य होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों का आईक्यू स्तर 35 से 60 के बीच होता है। यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों का आईक्यू स्तर 50 से 70 के बीच होता है, यह सही है। सीवियर में होगा 20 से 34 और प्रोफाउंड में होगा 20 से भी कम। तो गलत इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा थाउट डिसऑर्डर है? निम्न में से कौन सा थाउट डिसऑर्डर है? तो ऑप्शन नंबर डी, डेल्यूशन जो है यह एक थाउट डिसऑर्डर है। अगला है, मानसिक रोगियों में मृत्यु का सबसे कॉमन कारण क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्महत्या, सुसाइड। मानसिक रोगियों में मृत्यु का सबसे कॉमन कारण सुसाइड होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ऊंचे स्थान चनों में बेवजह अत्यधिक डर लगना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्रोफोबिया। ऊंचे स्थान से बेवजह अत्यधिक डर लगना एक्रोफोबिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, खुले स्थानों के बिना वजह का डर किस मेंटल डिसऑर्डर में होता है? खुले स्थानों के बिना वजह का डर लगना किस मेंटल डिसऑर्डर में आता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एगोराफोबिया। ऊंचे स्थान का क्या बोले थे? एक्रोफोबिया, और खुले स्थानों में बिना वजह डर लगना एगोराफोबिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो अजनबी लोगों के बातें करने में डर लगता है, व्यक्ति किस मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीनोफोबिया। अजनबी लोगों से बात करने में जो डर लगता है वह कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है? जीनोफोबिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मैनिया से ग्रसित मरीजों में मुख्य रूप से पाया जाने वाला डेल्यूशन है। मैनिया से ग्रसित मरीजों में मुख्य रूप से पाया जाने वाला डेल्यूशन क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोर। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्टरबेशन जो है यह सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं है। अगला देखेंगे, साइको एनालिटिक थेरेपी किसने डेवलप की थी? साइको एनालिटिक थेरेपी किसने डेवलप की थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड ने डेवलप की थी। अगला है, वह कौन सी साइकोथेरेपी है जिसमें मरीज को ऐसा हेल्दी वातावरण प्रदान किया जाता है जो कि उसकी रिकवरी में मदद करता है? तो मिलियोथेरेपी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी से बेवजह अत्यधिक डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जूफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानवरों से बेवजह अत्यधिक डर लगना जूफोबिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर जिसमें मरीज निराशावादी हो जाता है एवं उसकी साइकोमोटर गतिविधियां कम हो जाती है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डिप्रेशन। डिप्रेशन में मरीज निराशावादी हो जाता है एवं उसकी साइकोमोटर गतिविधियां कम हो जाती है। अगला है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसमें मरीज एक समय पर एक ही स्थिति या वस्तु के लिए दो विपरीत भावनाएं पाई जाती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एम्बीवैलेंस। अगला है, निम्न में से कौन सा अफेक्ट डिसऑर्डर नहीं है? निम्न में से कौन सा अफेक्ट डिसऑर्डर नहीं है? तो हेलुसिनेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आंशिक या पूर्ण रूप से यादाश्त का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमनेसिया कहलाता है। आंशिक या पूर्ण रूप से मेमोरी का अनुपस्थित होना एमनेसिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और आप लोग कमेंट में भी अपना स्कोर ज़रूर बताइए, अपना आंसर डालते जाइए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, मानसिक रोगों का ऑर्गेनिक कारण है। मानसिक रोगों का ऑर्गेनिक कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों का कम या अधिक स्रावन, सिर में चोट, मस्तिष्क में रक्तस्राव एवं हेमेटोमा सभी मानसिक रोगों का ऑर्गेनिक कारण है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी थेरेपी का उपयोग फोबिया के इलाज में किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवर्सन थेरेपी का उपयोग फोबिया के इलाज में किया जाता है। अगला देखेंगे, किसी साइकोएक्टिव पदार्थ के लंबे समय तक सेवन करने के बाद अचानक छोड़ देने पर उत्पन्न होने वाले लक्षणों का समूह क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विथड्रॉल कहलाता है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा लक्षण सीजोफ्रेनिया के 4A लक्षणों में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एंग्जाइटी। अगला है, निम्न में से सीजोफ्रेनिया का लक्षण कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हेलुसिनेशन, ऑटिस्टिक थिंकिंग, डेल्यूशन ऑफ परसेक्यूशन, तो सभी सीजोफ्रेनिया का लक्षण है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीजोफ्रेनिया वाले मरीज में किस प्रकार का हेलुसिनेशन सबसे कॉमन है? सीजोफ्रेनिया वाले मरीज में किस प्रकार का हेलुसिनेशन सबसे कॉमन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनने और हियरिंग संबंधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक न्यूरोटिक रोग। ऑब्सेसिव कंपल्सिव है एक न्यूरोटिक रोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, एक मरीज स्वनिर्मित कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जिनको वर्णन अन्य लोगों की समझ से परे होता है। मरीज किस डिसऑर्डर से पीड़ित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोलोजिज्म। अगला देखेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें मरीज अप्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे कि चूना, पेंट आदि का लंबे समय से सेवन करता है, क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइका कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी साइकोसोशल थेरेपी नहीं है? कौन सी साइकोसोशल थेरेपी नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमैटिक थेरेपी। अगला है, शराब के सेवन का सबसे प्रमुख विथड्रॉल लक्षण है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अगली सुबह हैंगओवर होना। अगला प्रश्न देखेंगे, एक याददाश्त संबंधी रोग जिसमें मरीज उन घटनाओं के बारे में बताता है जो कि घटित ही नहीं हुई है या घटी हुई बातों को जोड़ तोड़कर प्रस्तुत करता है। तो इसका उत्तर है पारामनेसिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अल्कोहलिज्म के दौरान डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजोडाइजिपिन्स। अगला है, सीजोफ्रेनिया में किस प्रकार का हेलुसिनेशन सबसे कॉमन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवण संबंधी। आगे का प्रश्न देखेंगे, बिना सार्थकता के शब्दों को बार बार दोहराना क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परसिवरेशन कहलाता है। अगला है, बिना किसी उद्देश्य के एक ही शब्दों को बार बार रिपीट करना क्या कहलाता है? तो वर्बिजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक मरीज द्वारा डॉक्टरों या नर्स द्वारा बोले गए शब्दों की नकल करना क्या कहलाता है? इकोलेलिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक मरीज द्वारा डॉक्टर या नर्स द्वारा की गई गतिविधियों की नकल करना क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा इकोप्रेक्सिया। ऑप्शन नंबर डी।
सिजोफ्रेनिया का वह कौन सा प्रकार है जिसका मेन लक्षण होता है डेल्यूशन और परसिक्यूशन? तो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सिजोफ्रेनिया के इलाज में काम में ली जाने वाली दवा कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्लोरोपोरामाजाइन, हेलोपेरिडोल, ओलानाजेपाइन, ये सभी सिजोफ्रेनिया के इलाज में काम में ली जाने वाली दवा है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे, निम्न में से परसेप्शन संबंधी रोग है। निम्न में से परसेप्शन संबंधी रोग है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। हेलुसिनेशन और इल्यूशन दोनों परसेप्शन संबंधी रोग है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, ईसीटी का पूरा नाम क्या है? ईसीटी का पूरा नाम क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी दवा टिपिकल एंटीसाइकोटिक नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर्ट्रोलिन जो है यह टिपिकल एंटीसाइकोटिक नहीं है। अगला देखेंगे, सिजोफ्रेनिया के इलाज में शामिल है। सिजोफ्रेनिया के इलाज में कौन सा शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एंटीसाइकोटिक दवाओं का प्रयोग, सीटी का प्रयोग, थेराप्यूटिक कम्युनिटी सभी सिजोफ्रेनिया के इलाज में शामिल है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साइकोथेरेपी का मिलियोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है? किस साइकोथेरेपी को मिलियोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थेराप्यूटिक कम्युनिटी को। अगला देखेंगे, हल्के डिप्रेशन एवं हल्के मैनिया के बीच मूड की अस्थिरता क्या कहलाती है? तो साइक्लोथैमिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में शामिल है। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में कौन शामिल होगा? तो इमिप्रामिन नामक दवा, ईसीटी, बिहेवियर थेरेपी सभी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में शामिल है, तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी भी विशेष वस्तु या स्थिति से बेवजह का डर क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फोबिया। किसी भी विशेष वस्तु या स्थिति से बेवजह का डर फोबिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे कॉमन प्रकार का फोबिया कौन सा है? सबसे कॉमन प्रकार का फोबिया कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एगोराफोबिया जो है यह सबसे कॉमन प्रकार का फोबिया है। अगला है, फोबिया के इलाज में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली बिहेवियर थेरेपी कौन सी होगी? तो उत्तर हो जाएगा फ्लडिंग और सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन दोनों जो है फोबिया के इलाज में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली बिहेवियर थेरेपी है, तो उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे का प्रश्न देखेंगे, एंजाइटी के उपचार में काम आने वाली सबसे कॉमन दवा कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजोडाइजिपिन्स। अगला देखेंगे, साइकेट्रिक उपचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरीज की ज़्यादा अच्छा मनोवैज्ञानिक समायोजन बनाने में मदद करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति मोटे होने के डर से खाना खाने से मना कर देता है। एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति मोटे होने के डर से खाना खाने से मना कर देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोरेक्सिया नर्वोसा। आगे का प्रश्न है, नॉन ऑर्गेनिक एनोरेसिस के उपचार में शामिल है। नॉन ऑर्गेनिक एनोरेसिस के उपचार में शामिल है ब्लैडर ट्रेनिंग, साइकोथेरेपी, इमिप्रामाइन नामक दवा का उपयोग। तीनों नॉन ऑर्गेनिक एनोरेसिस के उपचार में शामिल है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हिस्टीरिया एक क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हिस्टीरिया एक न्यूरोटिक रोग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों में पाया जाने वाला आदत संबंधी रोग नहीं है?
निम्न में से कौन सा बच्चों में पाया जाने वाला आदत संबंधी रोग नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याददाश्त का कम होना, एमनेसिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। तो आज मैं ये प्राइमरी हेल्थ केयर से सारा MCQs प्रश्न कवर कर दी हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।